हेलो स्टूडेंट्स, अभी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, हम लोग अपने 9th क्लास के बायोलॉजी में कौन सा टॉपिक अभी करंटली में पढ़ रहे हैं? हम लोग टिश्यूज टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। टिश्यूज में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज पढ़ लिए, उसके बाद हमने प्लांट टिश्यूज को प्रॉपरली पढ़ लिया, सारा कंप्लीट कर लिया था। देन हमने एनिमल टिश्यू स्टार्ट कर लिया था। तो एनिमल टिश्यू में हम लोगों ने 4 तरीके के टिश्यूज को देखा, एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस एंड मस्कुलर। उसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू भी स्टार्ट कर लिया था। एपिथेलियल टिश्यू में पूरा इंट्रोडक्शन ले लिया था, क्योंकि टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल से बनते हैं। तो अगर आपको एक सेल के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में पता रहेगा तो आपको उस टिश्यू के बारे में भी नॉलेज हो जाएगी। कौन सा टिश्यू बॉडी के किस लोकेशन पे बैठा हुआ है और उस लोकेशन के हिसाब से वो कौन सा पर्टिकुलर फंक्शन वहां पर परफॉर्म कर रहा है, ये चीज भी हमने ओवरऑल सिनेरियो देख लिया था। देन हमने ये देखा स्टूडेंट्स कि एपिथेलियल टिश्यू भी इटसेल्फ 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। हमने एक जनरल आइडिया लिया एपिथेलियल टिश्यू का कि एपिथेलियल टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि बिल्कुल पास पास चिपके हुए हैं, उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट है। इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट है तो ना तो अंदर की चीज बाहर लीक आउट हो सकती है, ना ही बाहर की कोई चीज बड़ी इजीली अंदर इन्वेड हो सकती है, ठीक है। अब जब ये चीज की फैसिलिटी नहीं है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये एक प्रोटेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का। इसलिए एपिथेलियल टिश्यू का इस तरीके का स्ट्रक्चर किस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है? प्रोटेक्शन। किस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है? प्रोटेक्शन। कि भाई इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं है तो ये एक प्रॉपर लेयर बनाएगा, एक प्रॉपर तरीके से कवरिंग बनाएगा, और वो कवरिंग आपको क्या देगी? प्रोटेक्शन देगी। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में हमने पढ़ा सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, स्ट्रेटिफाइड में मल्टीपल लेयर ऑफ सेल, एटलीस्ट मोर देन 1, ठीक है। सिंपल एपिथेलियल में फिर हमने ये पढ़ा कि सेल के शेप पर उसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, जैसे सिंपल स्क्वामस हो गया, सिंपल क्यूबॉइडल हो गया। ये दोनों चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। हमने ये भी पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यू एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सीट करके वे बैठा रहता है, जो कि उसका बेसल सरफेस, लोअर सरफेस या फिर फिक्स सरफेस बनाता है, और उसके जस्ट जो सेल के ऊपर का फ्री सरफेस होता है वो उसका फ्री सरफेस होता है। मैंने आपको फिर एक एग्जाम्पल दिया था कि जो भी आदमी फ्री माइंडेड होता है, फ्रीनेस रखता है, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करना ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन को कोई चीज कहीं पर फिक्स है। जैसे आपके में है कि मैं फिक्स हूं, मैं ये नेचर नहीं चेंज कर सकती, दैट मीन्स वो वाला पार्ट आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन वाला कि भाई ये बेसमेंट में चिपका हुआ है, जब तक बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं हिलेगी ये भी नहीं हिलेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन कभी नहीं हिलेगी। अब जो ऊपर वाला सरफेस है वो फ्री है, तो जो दुनिया भर के मॉडिफिकेशंस आप उस टिश्यू में ला सकते हो अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द बॉडी फॉर द पर्टिकुलर लोकेशन। सीलिया ऐड कर लिया, कोई चीज ट्रांसपोर्ट करानी है, किसी चीज का सरफेस एरिया बढ़ा के एब्जॉर्प्शन करना है तो आपने फिंगर लाइक छोटे छोटे प्रोजेक्शंस माइक्रोविलाई ऐड कर दिए। कहीं पर आपको फ्रिक्शनलेस एनवायरनमेंट देना है, लुब्रिकेशन देना है, तो आपने क्या कर दिया? म्यूकस सिक्रीट कर दिया, उस पर्टिकुलर सेल को आपने गॉबलेट सेल बोल दिया। तो यही चीज आपने सिंपल स्क्वामस में देखी, सिंपल क्यूबॉइडल में। लेकिन सिंपल स्क्वामस सेल्स कौन से होते हैं? स्क्वामस मतलब चपटे, फ्लैट। स्क्वामस मतलब चपटे, फ्लैट। उनके पास सेल का इतना ज्यादा साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो शायद जो मॉडिफिकेशंस अगर हमें करने हैं तो सेल उन्हें सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये मॉडिफिकेशंस आपको क्यूबॉइडल में दिखे, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब की तरह सेल्स हैं, हाइट और विड्थ लगभग इक्विवेलेंट है, अच्छा खासा सरफेस एरिया, तो जो भी मॉडिफिकेशंस किए वो सारे एक्सेप्ट हो गए। उसके साथ सबके फंक्शन में सब कुछ पढ़ लिया था। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, उसमें हम तीसरा टाइप स्टार्ट करने वाले हैं। देखो व्हाट वी आर स्टडिंग, सबसे पहले हेडिंग बाय हेडिंग लिखेंगे। वी आर स्टडिंग एपिथेलियल टिश्यू। वी आर स्टडिंग एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में व्हाट वी आर स्टडिंग? We are studying simple epithelial tissue. What we are studying? Simple epithelial tissue. और उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे
सिंपल कॉलमनर, जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका हेडिंग क्या है? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं आपको हर टॉपिक में बता चुकी हूं, नहीं भी याद हो तो आप एक चीज ऐड करके लिख सकते हो, एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम भी बोलते हैं। चलिए इसके बारे में लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले कौन सा पॉइंट आएगा इसके अंदर? सबसे पहले इसके अंदर आएगा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या पॉइंट आएगा? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जो पॉइंट आएगा उसका नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे? इट इज द थर्ड टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। लिखते चलो, थर्ड टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। दो पहले पार्ट पढ़ लिए, सिंपल स्क्वामस वी हैव कंप्लीटेड, सिंपल क्यूबॉइडल वी हैव कंप्लीटेड। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल कॉलमनर। सिंपल मतलब सिंगल लेयर ऑफ सेल है, कॉलमनर मतलब सेल की शेप टॉल पिलर लाइक है। सेल की शेप टॉल पिलर लाइक है। हाइट इज मोर देन विड्थ, हाइट इज मोर देन विड्थ। तो इसके इंट्रोडक्शन में और क्या लिखेंगे? कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, कंपोज्ड ऑफ single layer of cell. That's why come under the category of simple tissue. Composed of single layer of cells. Composed of single layer of cells. Is it clear students? ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? ये हमारा था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। तो पर्टिकुलर अगर एक सेल का कैरेक्टरिस्टिक हमें समझ में आ गया तो उसी की ग्रुपिंग करके हम उसके टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर देंगे? समझ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? सबको स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां कंफ्यूजन हो आप बिंदास पूछिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में क्या आएगा? सबसे पहले जब भी आप बायोलॉजी में कोई भी चीज पढ़ते हैं उसका डायग्राम बनाइए। बायोलॉजी इज टोटली बेस्ड ऑन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट वी आर डिस्कसिंग। अगर आप डायग्राम देख लोगे ना तो बहुत सारी चीजें समझ के आप लाइनें तो थ्योरी तो लिख सकते हो, लेकिन डायग्राम से क्या है? आपको उस पर्टिकुलर चीज का लॉजिक क्लियर होगा। अब इसका लॉजिक कैसे क्लियर होगा? लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम। देखो एपिथेलियल टिश्यू है, सबसे पहले मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाऊंगी। एपिथेलियल टिश्यू पहले है, उसके बाद उसकी सिंगल लेयर है तो वो सिंपल है। और जब वो पिलर लाइक टॉल सेल्स होंगे जिनकी हाइट इज ग्रेटर देन विड्थ, जब जाके ये पूरा बनेगा। लेकिन सबसे पहले बेस तो एपिथेलियल टिश्यू का ही चलेगा ना। जब हम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ते थे, हम कोई भी चीज पढ़ते थे, जैसे हमने फाइलम पढ़ा वर्टिब्रेटा, वो किसके अंदर आता है? किंगडम एनिमेलिया। तो हमने सबसे पहले एनिमल किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक लिखे, फिर हमने उसके पर्टिकुलर फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक लिखे, फिर उसके अंदर कोई क्लास आती है जैसे एवीज, बर्ड्स की क्लास आई, फिर हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक लिखे। लेकिन मदर किसके कैरेक्टरिस्टिक्स को गेन करता है? किंगडम। तो उसी तरीके से इसके अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो कहां से स्टार्ट करोगे? एपिथेलियल टिश्यू का जो नेचर होगा। आपने बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाई, चलो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर में एपिथेलियल टिश्यू जो कि टॉल और पिलर लाइक है एक सिंगल लेयर बनाऊंगी। तो ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा ना सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू का। सॉरी, दिस सेल हाइट क्या है? विड्थ से ज्यादा है। इस सेल की हाइट विड्थ से ज्यादा है। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट, सीट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, हैविंग फिक्स्ड सरफेस और बेसल सरफेस। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसमें मैंने आपको क्या बोला था कि देखो एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेल की शेप में मॉडिफिकेशंस आए थे, इसलिए उस सेल की शेप के बिहाफ पर हमने उसके टाइप्स लिख दिए। तो सेल की जो बनावट होगी, सेल का जिस तरीके से शेप एंड साइज बढ़ेगा, जिस तरीके से उसका साइटोप्लाज्म स्कैटर्ड होगा, न्यूक्लियस भी थोड़ा सा स्कैटर्ड हो जाएगा। जैसे स्क्वामस सेल फ्लैटेंड थे स्क्वीज्ड से,
तो न्यूक्लियस भी क्या था, स्क्वीज था, फ्लैट था, चपटा था। ठीक है, फिर हमने क्यूबॉइडल की बात करी। हमने बोला कि इसमें न्यूक्लियस बिल्कुल राउंडेड है और सेंटर में लोकेटेड है। इसमें क्या है, चूंकि सेल्स लंबे हैं तो न्यूक्लियस भी क्या है, लंबा हो जाएगा। तो हो सकता है लंबी चीज सेंटर में फिट नहीं हो रही हो तो नीचे खसक गई। मतलब न्यूक्लियस कैसा है, थोड़ा सा ऐसे ओवल या इलोंगेटेड एंड टुवर्ड्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच नहीं कर रहा है लेकिन उसकी तरफ उसकी पोजीशन है, इसलिए हम टुवर्ड्स बोलेंगे। तो लाइक दैट व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट सी द डायग्राम। ये अंदर का न्यूक्लियस है, बाहर की कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बिकॉज इट इज अ यूकैरियोटिक सेल। ऐसे बना लो, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ऐसा कुछ बना लो। भाई ये न्यूक्लियस है बीच का, ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, थोड़ा चपटा इलोंगेटेड है। वो ऐसे चपटा था, वो हॉरिजॉन्टली चपटा था स्क्वामस, लेकिन ये वर्टिकली चपटा है कॉलमनर। ठीक है, तो मैं ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लिखूंगी स्टूडेंट्स, मैं ऐसे कैरेक्टरिस्टिक यहां से स्टार्ट करी हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखो क्या लिखूंगी मैं, सेल्स, जो भी आपको डायग्राम में दिख रहा है ना बस उसको लिखते चलो। सबसे पहले आपको सेल दिख रहे हैं, टॉल पिलर लाइक, हाइट मोर देन विड्थ, लंबाई चौड़ाई से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद सेल के अंदर का न्यूक्लियस वो भी क्या है, ओवल और इलोंगेटेड, ओवल और इलोंगेटेड एंड टुवर्ड्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड टुवर्ड्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड टुवर्ड्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो सेल में क्या है, देखो नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, दो सरफेसेस हैं, हैज फ्री एंड फिक्स्ड सरफेस, हैज फ्री एंड फिक्स्ड सरफेस। तो ये सारी चीजें क्या, इसके साथ आप एक पॉइंट और लिख सकते हो कि इसमें साइटोप्लाज्म भी अच्छा खासा अबंडेंट है, साइटोप्लाज्म की कमी नहीं है। क्या लिख सकती हूं इसमें, साइटोप्लाज्म अबंडेंट, अच्छा खासा साइटोप्लाज्म है, तो अच्छे खासे सेल ऑर्गेनल्स है, साइटोप्लाज्म अबंडेंट। ये सारे क्या हैं, आपके इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स की प्रॉपर्टी में आते हैं। तो एक काम करिए, इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे का स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हैव यू नोटेड डाउन? चलिए अब हम क्या पढ़ें इसके बारे में, इसके बारे में अब हमें इन जो कॉलमनर है, देखो अब आप सबसे पहले क्या करोगे, मॉडिफिकेशन पढ़ोगे। मॉडिफिकेशन के हिसाब से उसकी लोकेशन समझ में आएगी और उसकी लोकेशन के हिसाब से आपको उसके फंक्शन समझ में आएंगे। ठीक है, मैं क्या पढ़ा रही हूं आपको, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, चलो अब तीसरा क्या डालूंगी, मॉडिफिकेशंस। क्या क्या मॉडिफिकेशंस आप फ्री सरफेस पे डाल सकते हो, क्या क्या मॉडिफिकेशंस आप फ्री सरफेस पे डाल सकते हो। अब ये भी देखो, अच्छे खासे कॉलमनर लंबे चौड़े सेल्स हैं तो मॉडिफिकेशंस बड़ी इजीली एक्सेप्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ सीलिया, एडिशन ऑफ सीलिया। तो नाम क्या होगा एपिथेलियम का, बताओ, सिंपल सीलिएटेड
कॉलमनार एपिथेलियम, यही होगा स्टूडेंट्स। इसमें क्या है देखो, सीलिया क्या है, हेयर लाइक लॉन्ग अपेंडेजेस हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। तो हेयर लाइक लॉन्ग एक्सटेंशन, हेयर लाइक लॉन्ग एक्सटेंशन हेल्प्स इन मूविंग सब्सटेंसेस फॉरवर्ड। किसी भी चीज को आगे धक्के मारने के लिए, पुश करने के लिए हमारे पास क्या है, सीलिया है। हेल्प्स इन मूविंग सब्सटेंसेस फॉरवर्ड, हेल्प्स इन मूविंग सब्सटेंसेस फॉरवर्ड, आगे भगाने के लिए, आगे डालने के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है, एडिशन ऑफ माइक्रोविलाई, एडिशन ऑफ माइक्रोविलाई। नाम क्या होगा, सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड, सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम, सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, देखो ये किस तरीके से शो करोगे आप, ऐसे। कुछ ऐसी चीज दिख रही है आपको, ये क्या है, स्मॉल रेगुलर, रेगुलर मतलब एक समान है, आगे पीछे हाइट में नहीं होंगे। स्मॉल रेगुलर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, स्मॉल रेगुलर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, इन पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हैं। सारा एक ही चौक में हो रहा है, यू वोंट गेट कंफ्यूज स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हो गया। ये किसके लिए काम आ रहे हैं, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, helps in absorption by increasing surface area, by increasing surface area। तीसरा मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ गॉबलेट सेल, एडिशन ऑफ गॉबलेट सेल। इसको आप ये नाम दे सकते हो, सिंपल ग्लोब्युलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम, सिंपल ग्लोब्युलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ये नाम दे सकते हो आप। ये क्या है एक्चुअली, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल कैसे होगा, ये कुछ म्यूकस भर गया, तो दिस इज योर गॉबलेट सेल, दिस इज योर गॉबलेट सेल। ठीक है, अब क्या क्या फंक्शंस होंगे इसके देखो, ये अगर आप फंक्शंस करें तो ये क्या है, एक कोई पर्टिकुलर सेल है, ये क्या है, एक कोई पर्टिकुलर सेल है जिसके अंदर म्यूकस सिक्रीटेड है। म्यूकस क्या है,
स्टिकी lubricating substance, sticky lubricating substance prevent frictions। तो ये सारे मॉडिफिकेशंस हो गए स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लिया स्टूडेंट्स आप लोगों ने। चलिए अब इन मॉडिफिकेशंस के हिसाब से हम लोकेशन और ओवरऑल फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। देखो फंक्शंस तो एक एपिथेलियल टिश्यू के भी होंगे, फंक्शन तो कॉलमनार के भी होंगे खुद, और फंक्शंस जो मॉडिफिकेशंस आते हैं ना उस हिसाब से भी होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट्स? उस हिसाब से भी होंगे। चलिए पढ़ते हैं। हेडिंग क्या डालेंगे? लोकेशन एंड फंक्शंस, लोकेशन एंड फंक्शन। साथ ही में जो लोकेशन है उस हिसाब से ही आपको फंक्शन समझ में आ जाएंगे। तो लिखते हैं लोकेशन, थोड़ा सा दूरी पर फंक्शन भी लिख देते हैं, लोकेशन एंड फंक्शन। ठीक है, चलो सीधी लाइन बना देती हूं मैं, लोकेशन एंड फंक्शन। चलो इसकी लोकेशन कहां कहां हो सकती है? पहला मॉडिफिकेशन उठाओ, सीलिया। सीलिया देखो क्या होता है, हमारा जो नेजल ट्रैक्ट होता है, हमारी जो नोज होती है, नोज के बाद सीधे आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है। वी इनहेल द एयर थ्रू द नोज, थ्रू द नॉस्ट्रिल, द ओपनिंग ऑफ द नोज, एंड देन वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होकर चला जाता है। आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है जिससे कि ऑक्सीजन और CO2 का गैसियस एक्सचेंज होता है एंड यू आर एबल टू सर्वाइव योर लाइफ, उसमें जैसे आपने नोज से एयर को खींचा, देन यू हैव फेरिंग्स, देन यू हैव लेरिंग्स, देन यू हैव अ लॉन्ग विंड पाइप ट्रेकिया, अ ट्यूब लाइक एक्सटेंशन, देन आपके लंग्स आते हैं, जो एक्चुअली लंग्स से आप क्या करते हो? गैसेस का एक्सचेंज करते हो। इसलिए लंग्स की जो लाइनिंग थी, बाहर की लाइनिंग थी, वो आपने सिंपल स्क्वामस डाली, क्योंकि वो एक सेमी परिमेबल मेम्ब्रेन थी, तो वो क्या था? एक्सचेंज भी कर रही थी गैसेस को और एक एपिथेलियल टिश्यू के नाते प्रोटेक्शन भी दे रही थी। तो वो रिवीजन में क्लियर हो गया। अब जैसे आपने नोज से कुछ इनहेल किया, तो नोज में जब आप कुछ इनहेल करते हो तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी इनहेल कर देते हो, लेकिन आप क्या चाहते हो कि ये डस्ट पार्टिकल्स अंदर नहीं जाए, सिर्फ एयर अंदर जाए। मतलब कोई ना कोई एक वाइपर होना चाहिए उस जगह पर, वो वाइप करके उन डस्ट पार्टिकल्स को वापस से बाहर निकाल दे। तो वो वाइपर, देखो आपके कार का वाइपर होता है, मान लो आपके कार के सामने का जो मिरर, उसमें 2 वाइपर होते हैं। जैसे पानी आता है 2 वाइपर खुलते हैं और ढक ढक आवाज करके आपके पानी को वाइप करते हैं, कांच को वाइप कर देते हैं। आपने देखा होगा कि वो सीलिया की तरह दिख रहे हैं, आपको सीलिया की तरह दिख रहे हैं। पानी को क्या करते हैं? और देखना वो ऐसे सर्कुलर मोशन में नहीं भागते हैं आपके वाइपर्स, आपके वाइपर एक पर्टिकुलर रिदमिक मोशन में चलते हैं, लेफ्ट से राइट तक, या आप बोल सकते हो राइट से लेफ्ट तक, या आगे पीछे चलेंगे। वो तो कार के जिस तरीके से आपको फंक्शन कराना है उस हिसाब से आप इनका काम करवाओगे। तो अगर आपको नोज से सिर्फ एयर को इनहेल करना है और डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकालना है, तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपके पास सीलिया होने चाहिए। जैसे ही आपने एयर को इनहेल किया, डस्ट पार्टिकल्स को वाइप करके क्या कर देगा? बाहर ही रखेगा। डस्ट पार्टिकल्स आपको इनहेल नहीं करने, अगर आपने डस्ट पार्टिकल इनहेल कर दिए तो आपके लंग्स डैमेज हो जाएंगे, आपकी बॉडी एक्सेप्ट थोड़ी करेगी डस्ट पार्टिकल्स को। तो जैसे ही आपने एयर इनहेल करी, नोज के जो सीलियाज होते हैं ये ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करके डस्ट पार्टिकल्स को हमेशा क्या करते हैं? बाहर ही रखते हैं। तो अगर लोकेशन के हिसाब से मैं बात करूं, मैं मॉडिफिकेशन को लेके लोकेशन प्रिडिक्ट कर रही हूं और उस पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से मैं उसका फंक्शन भी समझ रही हूं, यही कह सकती हूं ना स्टूडेंट्स। तो मैं क्या कह रही हूं? लोकेशन कहां पर है? लोकेशन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और मैं ब्रैकेट में इसका मॉडिफिकेशन भी लिखूंगी, सीलिया। तो अगर क्वेश्चन में आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, सिंपल सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है।
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब इंक्लूडिंग आपका नोज, देन आपका फेरिंग्स, देन आपका लेरिंग्स, ये सारी चीजें आएंगी। ये भी अब जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे तो और बहुत ज्यादा क्लियर होगा। फंक्शन क्या होगा इसका? मूवमेंट। फंक्शन क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है ना। फंक्शन क्या हो रहा है? मूवमेंट। अब सेकंड क्या आता है? सेकंड अगर लोकेशन के हिसाब से या मॉडिफिकेशन के हिसाब से पढ़े, सेकंड मॉडिफिकेशन क्या था? ब्रश बॉर्डर्ड। आपको बहुत सारे माइक्रोविलाई चाहिए सामानों को एक्सचेंज करने के लिए, ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ा के एब्जॉर्प्शन कराने के लिए। सबसे ज्यादा किसमें आएगा आपका? देखो, अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करो तो जो भी आप खाना खाते हो, जब वो पच जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, ब्लड उन्हें एब्जॉर्ब करता है। तो आपको जो आपका इंटेस्टाइन की वॉल है, कहीं ना कहीं ये माइक्रोविलाई की जरूरत होगी कि खाना खाते जा रहे हो और मैक्सिमम चीज यहां पर ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है। ब्लड वेरियस सेल्स के पास लेके जाता है, सेल्स उससे एनर्जी गेन करता है एंड वी आर एबल टू मूव ऑन द लाइफ स्पैन और वी कैन सर्वाइव थ्रू द फूड, द एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम द फूड। तो कहां पर होना चाहिए? देखो, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन, या हम कह सकते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन दो तरीके के होते हैं। समझाने के लिए बता रही हूं, वो तो सिस्टम में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन तो क्या करता है? जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, उसको बॉडी से निकालने में क्या करता है? हेल्प करता है। जो भी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ट्रैक्ट में, वो स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। वो क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। तो सबसे ज्यादा माइक्रोविलाई की हमें कहां जरूरत है? स्मॉल इंटेस्टाइन। आप बोलोगे मैम किडनी की ट्यूब्यूल्स में है ना, किडनी की ट्यूब्यूल्स में भी है, लेकिन उसमें नीड है क्यूबॉइडल की, कॉलमनार की नहीं थी। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आ रहा है इसमें? माइक्रोविलाई। क्या आ रहा है इसमें? माइक्रोविलाई। इसका फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन। मतलब क्या क्या फंक्शन हो गए? पहला हो गया मूवमेंट, एब्जॉर्प्शन, और अब ज्यादा से ज्यादा मॉडिफिकेशंस की आपको नीड नहीं है। ग्लोब्युलेटेड में इतना कुछ नहीं है। ग्लोब्युलेटेड का तो फंक्शन वही है, लुब्रिकेशन देना। तो एक फंक्शन में आप लुब्रिकेशन भी लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो गॉबलेट सेल लिख सकते हो यहां पर। ऐसे कोई पर्टिकुलर लोकेशन डिफाइंड नहीं है। और क्या फंक्शन होंगे? चूंकि एपिथेलियल टिश्यू है तो प्रोटेक्शन, ठीक है। और कॉलमनार की लेयर क्यूबॉइडल से भी ज्यादा होती है, उसमें ज्यादा कंटेंट होता है, तो सपोर्ट, रिजिडिटी और स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा यहां मिलेगी। तो सपोर्ट, रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। सपोर्ट, रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, आज का लेक्चर मैं यहीं क्लोज करती हूं। आज के लेक्चर में मैंने आपको पहले का जो समरी थी रिवाइज करवाया। देखिए स्टूडेंट्स, हर लेक्चर में रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जितनी बार आप जिस चीज को बार बार पढ़ोगे ना, उतना इजी बायोलॉजी टॉपिक आपको नजर आएगा। क्योंकि वी डोंट हैव एक्चुअली द फॉर्मूलाज लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कि वी पुट द फॉर्मूला एंड वी गेट द आंसर। आपको डायग्राम से लॉजिक बनाना पड़ेगा। आप उस डायग्राम को देखकर लॉजिक बना के यू कैन राइट द आंसर। ठीक है, तो आज हमने अपना एपिथेलियल टिश्यू का सिंपल एपिथेलियल टिश्यू प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया है। सिंपल स्क्वामस वी हैव कंप्लीटेड, सिंपल क्यूबॉइडल वी हैव कंप्लीटेड, एंड राइट नाउ इन दिस टॉपिक वी हैव टोटली कंप्लीटेड द सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। इंट्रो, कैरेक्टरिस्टिक, मॉडिफिकेशन, फिर हर मॉडिफिकेशन को उठा के उसकी लोकेशन, क्यों मुझे जरूरत पड़ी इसमें चेंज लाने की,
देन उसके फंक्शन। जहां पर देखो मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लीव द कॉलम, कोई टेंशन नहीं है, आप ये सारे फंक्शंस को नोट डाउन कर सकते हो। तो मैंने क्या है आपको एक टेबुलर फॉर्म में भी बता दिया है और सारी चीजों को कवर अप भी कर लिया है। तो यू इंट्रो हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गए, मॉडिफिकेशन, लोकेशन एंड फंक्शन। तो हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो गया है। आज का लेक्चर में यही क्लोज करती हूं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ेंगे और उसके सारे टाइप्स को कंप्लीट करेंगे। वो कंप्लीट करने के बाद हमारा एपिथेलियल टिश्यू प्रॉपर्ली कंप्लीट हो जाएगा, देन हम उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? ओके, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।